दोस्तों, आज इस वीडियो पॉडकास्ट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर हमारे साथ है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये प्रोग्राम है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए। डॉक्टर अवनी महाजन हमारे साथ मौजूद है इंदौर से। डॉक्टर अवनी महाजन एक कैंसर सर्जन हैं। उनकी स्पेशलिटी हेड एंड नेक सर्जरी में है। डॉक्टर महाजन चौइथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर महाजन की जो एक्सपीरियंस है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, वो स्पेसिफिकली हेड एंड नेक के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी सर्जरी में है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो लैरिंक्स, टॉन्सिल्स, माउथ, थायराइड, salivary glands, tonsils and PNS। सो इन सारी एलिमेंट्स में जहां पर भी हमें इश्यू होता है, स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, इन सभी इंडिकेशंस की जो सर्जरी होती है, जो रिमूवल होता है ट्यूमर्स का, अभी हम लोग डॉक्टर अवनी से बात करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली हम क्या बात करने वाले हैं। इन चीजों का जो मैंने नाम लिया, लेरिंग्स का नाम लिया, टॉन्सिल्स का नाम लिया, और जो इंडिकेशन, जो पार्ट्स है हेड एंड नेक के, जो पार्ट्स हैं उनका नाम लिया है, उसके बारे में डॉक्टर अवनी हमें अभी और बताने वाली हैं। इसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है दोस्तों, ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट रिकवर करे, कंप्लीटली रिकवर करे। अगर बाय द वे लेरिंग्स वगैरह का ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट को बोलने में तकलीफ होती है, आवाज चली जाती है। डॉक्टर अवनी उस चीज में भी एक्सपर्ट है जो रिक्रिएटिव सर्जरी बोली जा सकती है। इसका जो प्रिसाइज टर्म है वो डॉक्टर अवनी हमें बताएंगी, लेकिन उस चीज का भी ख्याल रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट कंप्लीट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कही जाती है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन वो बोल सके, ठीक से खा सके, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से मुस्कुराकर बात कर सके, ये बहुत जरूरी होता है। और डॉक्टर का काम तभी खत्म होता है जब ये सारी चीजें हो जाएं। डॉक्टर अवनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम डॉक्टर अवनी की एक्सपीरियंसेस को जानेंगे, उनके एक्सपर्ट एडवाइसेस को समझेंगे, ओपिनियंस को जानेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये चीजें उतनी डरने की नहीं है जितनी कि हम लोगों को महसूस होती हैं। कंप्लीट क्योर, ऑपरेशन के बाद, ट्यूमर निकालने के बाद। तो डॉक्टर अवनी, आई कम टू यू नाउ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को मैंने यूं तो आपका परिचय दे दिया, फिर भी थोड़ा सा हमें बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, अपना एमसीएच जो आपने किया वो कहाँ से किया, प्लीज हमें बताएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मेरा नाम डॉक्टर अवनी है एंड मैं मुंबई से हूँ। मैं मुंबई से ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। जी। आफ्टर डूइंग माई MBBS एंड देन आई डिड माई ENT फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ एंड देन आई वेंट अहेड। इसके बाद मैं अपना MCH, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन इन हेड एंड नेक सर्जरी एंड ऑन्कोलॉजी, करने अमृता हॉस्पिटल केरला कोची से किया है मैंने। ओह, एंड ऑलराइट। दैट इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है, दैट हैज मेड मी व्हाट काइंड ऑफ सर्जन आई एम टुडे। एंड राइट नाउ अभी मैं चौइथराम हॉस्पिटल इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पूरे मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे इंदौर में मैं अकेली हूँ जिसने MCH की डिग्री ली है, दैट इज अ 3 years कोर्स इन हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी। एंड राइट नाउ आई एम द ओनली पर्सन हु हैज बीन एक्सटेंसिवली ट्रेन्ड, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड मेरा एक्सपर्टीज है केवल सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर में। दैट्स सो इंटरेस्टिंग, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू मैम। आपने अमृता हॉस्पिटल कोची का नाम लिया। जी। आई हैड बीन देयर एक्सटेंसिवली, ओह। मैं कई बार गया हूं कोची, उस अमृता ओके। हॉस्पिटल में। बहुत सारे डॉक्टर्स से मुलाकात हुई थी, और जिस वक्त मैं गया था उस वक्त मैं भी ऑन्कोलॉजी फील्ड में ही काम कर रहा था। तो ओके। आई हैपन टू मीट एन नंबर ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट आउट देयर। सो द काइंड ओके। ऑफ फैसिलिटीज दीज पीपल हैव, दैट इज अमेजिंग, आई मस्ट से, अमेजिंग। या। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है कि जिस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर महाजन ने एमसीएच किया है वो बहुत बहुत प्रोफिशिएंट है इस तरीके की चीजों को सिखाने में। सो हम समझ सकते हैं, वी आर
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इन सेफ हैंड्स। तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोगों की जानकारी के लिए, पेशेंट्स की जानकारी के लिए, दोस्तों की जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस चीज में आपकी स्पेशलिटी है, हेड एंड नेक कैंसर, हेड एंड नेक सर्जरी, मुझे ये बताइए कि हेड एंड नेक कैंसर में सर्जरी का मेन पर्पस क्या होता है? हेड एंड नेक में फर्ज कीजिए किसी को हो गया, जी। उसका पर्पस क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डूइंग अ सर्जरी इन हेड एंड नेक? सो हमारा जो हेड एंड नेक हम बोलते हैं एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जी। तो मेन हमारा हेड एंड नेक में 2-3 सबसाइट्स आती है जो कि है माउथ दैट इज़ ओरल कैविटी, देन लैरिंक्स दैट इज़ द थ्रोट, देन देयर इज़ थायरॉइड, सलाइवरी ग्लैंड मतलब हमारी लाल की ग्रंथि। ये सब भागों में हमारा जो हेड एंड नेक है वो डिवाइडेड है। हर एरिया का ट्रीटमेंट अलग है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर कोई पेशेंट है जिनको मुँह में छाला हुआ है एंड जिसको माउथ कैंसर हुआ है, येस देन उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दैट इज़ जो सबसे ज़रूरी एंड करेक्ट ट्रीटमेंट है वो रहेगा सर्जरी फॉलोड बाय आगे का ट्रीटमेंट कि केवल रेडिएशन रहेगा या कीमो रहेगा। अगर ओरल कैविटी में ही अगर बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ एक्सटेंसिव है और हमारे सर्जिकल फील्ड से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो हम उसको अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम पहले कीमो देके उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी असेसमेंट करके वापस से सर्जरी के लिए लायक हुआ है या नहीं, दैट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर ओरल कैविटी। बट आज के तारीख में हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑर्गन प्रिजर्वेशन मतलब वॉइस को प्रिजर्व करना, स्वॉलोइंग के फंक्शन को प्रिजर्व करना, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इन आज के डे एंड एज में वी जस्ट कांट कट एंड रिमूव एवरीथिंग। सो करेक्ट। जब हेड एंड नेक में कोई लैरिंक्स का कैंसर होता है या हमारे स्वर यंत्र का कैंसर होता है, तो उसमें कोई सर्जरी का फर्स्ट रोल नहीं है। उसको हम सिकाई दैट इज़ रेडिएशन और विद कीमोथेरेपी ट्रीट करके उसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं विद अ वेरी गुड सर्वाइवल। सिमिलरली फॉर थायराइड वी डू सर्जरी। सो अलग-अलग पार्ट का अलग-अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। हम डेप्थ में तो नहीं जा सकते लेकिन एक ओवरऑल ग्लैंस आई कैन गिव यू। ऑलराइट, ऑलराइट। जितना मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, और जितना हमारे दोस्त देखने वाले, हमारे सुनने वाले आज की डेट में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काफी कुछ तो उनको ये भी मालूम है कि कैंसर में स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और क्योंकि आजकल गूगल बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है तो लोग बाग गूगल कर भी लेते हैं। तो मैं मानता हूं बहुत ज्यादा डीप तो उनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तो पता होता है। तो हेड एंड नेक में जो सर्जरी होती है वो कौन से स्टेज पे डॉक्टर साहब रिकमेंडेड है, या आप चूज करते हो कि इस स्टेज तक भी बहुत सेफली, बहुत प्रोफिशिएंटली आप सर्जरी कर सकते हो? व्हाट स्टेज? सो जैसे मैंने कहा अगेन सबसाइट वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं एंड हम उसको टारगेट करते हैं। तो अगर हमारे मुंह में कोई छाला है बी इट स्टेज 1 टू स्टेज जी। 4 वी कैन ट्रीट इट। हम सर्जरी के द्वारा उसको पूरा जड़ से हटा सकते हैं। जैसे ओह। मैंने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया है एंड वो हमारे सर्जिकल फील्ड से थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब हम जब सर्जरी करें उसका नुकसान ज़्यादा हो एंड फ़ायदा कम हो, तो हम उसको पहले कीमो देके ट्राई करते हैं कि हम उसको श्रिंक करें। लेकिन डीबल। येस, अगर मुँह का छाला है, तो हम डेफ़िनिटली फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4 हम कंप्लीटली उसको जड़ से निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स यस, वेरी नाइस। यस। एंड जैसे कि कहा मैंने लैरिंक्स जो हमारी स्वर यंत्र का है, तो उसमें फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 वी डोंट डू सर्जरी एट ऑल बिकॉज़ हमको हमारा वॉइस दैट इज़ हमारा ऑर्गन को प्रिज़र्व करना है। रिजर्व बट करना है। अगर वो जब उस स्टेज में आ जाए कि हम ऑर्गन को प्रिज़र्व नहीं कर सकते, तब हम जाके उस लैरिंक्स की सर्जरी करवाते हैं, ओके। ऐसा। दैट इज़ एक्सटेंसिव सर्जरी। In case it is stage 1 to stage 2, there is something called as robotic surgery or laser surgery that is also nowadays being done. ओके, ओके, ओके। आई गॉट इट मैम। द वेरी, आप जब बता ही रहे थे तभी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ ही रहा था। uh, जैसे काफी सारा छाला जो है, या इसको जो भी टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे, जेरोस्टोमिया या व्हाटएवर, वो इतना ज्यादा फैल गया है कि आप इवन स्टेज 4 पर भी आप एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको Hmm. ऑर्गन प्रिजर्वेशन पर भी ध्यान देना है। Hmm. लेकिन हेड एंड नेक में बहुत सारे, शुरू में ही बात हुई थी, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं।
सारे पार्ट्स में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं मैम? क्योंकि मैं एक लेमैन लैंग्वेज के Yeah. पर्सन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ईश्वर ना करे किसी को है, तो वो इस बारे में वो टेंशन लेता है कि जी यहाँ का हो सकता है क्या, यहाँ का हो सकता है क्या, यहाँ का होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो हेड एंड नेक में इन्वॉल्व्ड हर ऑर्गन पे सर्जरी पॉसिबल है, या किसी पर आप रुक जाते हैं कि नहीं यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है, या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ है? जैसे मैंने कहा कि अगर अगेन सबसाइट वाइज, जैसे हमारे नाक के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको जी। नेजोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है, उसमें देयर इज नो रोल ऑफ एनी सर्जरी। वो ऐसा टाइप ऑफ कैंसर है जो सिर्फ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी के द्वारा ही कंप्लीटली उसको हम जड़ से हटा सकते हैं, वाह। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। सो नॉट एवरीथिंग इज अबाउट सर्जरी। एज एन हेड एंड जी। नेक सर्जन आई फील कि जहाँ पे हम ऑर्गन प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे लैरिंग्स हुआ, या हमारा फूड पाइप का जो ओपनिंग वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोफेरिंक्स, अगर वो ऑलराइट। एरिया है एंड वेयर वी कैन प्रिजर्व, वी विल डेफिनेटली गो फॉर ऑर्गन प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। एंड जहाँ पे भी हेड एंड नेक में अगर हमको लगता है कि हम सर्जरी के द्वारा ओरल कैविटी में स्पेशली उसको जड़ से निकाल सकते हैं, देन वी गो अहेड एंड डू सर्जरी। वेयर वी ओके। थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज टू मच, अगर वो बहुत ज्यादा हमारे रीच से बाहर, सर्जरी के फील्ड के बाहर, बिकॉज हमको 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेना होता है सब जगह ओह। टू अचीव ओके। क्लियरेंस। If we can't achieve it, then we will not go ahead and do the surgery. Then we will go for other options, like either we give a chemotherapy in the form of neoadjuvant setting, मतलब treatment के पहले, just to जी। make sure कि वो थोड़ा shrink हो जाए, and then maybe we can operate. And if it's not possible at all to operate, then we will not go ahead and do a surgery. ओके। ये जो अभी आपने बताया कि जो भी इंडिकेशन है या ट्यूमर कह ले मोटा मोटे तौर पे, उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद एक Yes, सेंटीमीटर का आप मार्जिन लेते हैं, तब yes, उसको आप ऑपरेट करते हैं टू बी ऑन द yes, मोस्ट सेफर साइड। yes. That मुझे is ऐसा the लगता है ये जो protocol, sir. ओके, ऑफिशियल प्रोटोकॉल सारे ऐसे ही हैं, और जाहिर Yes, सी बात है ये सेफ हैं, हजारों हजारों yes. लाखों ट्रीटमेंट्स के बाद, सर्जरीज के बाद इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया है। आई थिंक ये जो ट्यूमर को छोटा करने वाली बात है इसको डीबल्किंग कहते हैं डॉक्टर साहब? नो सर, दैट जो हम कीमोथेरेपी देंगे उससे हम ट्यूमर को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे। ओके। डीबल्किंग इज अ काइंड ऑफ पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएशन जहाँ पे हम डीबल्क ये कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्यूमर है एंड इट इज कॉजिंग वेरी मच फंगेशन है, मतलब बाहर फट फट के आ रहा है, या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो हम उसको डीबल्क कर सकते हैं। बट डीबल्किंग इज नॉट a standard of surgery. Debulking is something which is done in a very palliative setting. हाँ, अगर आप ओके। debulking को सर्जरी के साथ कंपेयर करें, then that is a wrong comparison, because what we do is surgery is a wide local excision. That is a excision with 1 centimeter margin around. ऑलराइट। Debulking is just removing of the tumor. ओके। ओके, गॉट योर पॉइंट मैम। Yeah. क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कि जस्ट इन केस हमारे किसी भी मित्र ने सुना या जिसने भी जो भी हमारे इस प्रोग्राम को Yes. देख रहे हैं, Yes. उनको लगा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के हम लोग सर्जरी करते हैं, और अगर जी, चीज थोड़ी सी बड़ी है तो पहले रेडिएशन देके या कीमो देके उसको हम chemo, जी, श्रिंक कर लेंगे। तो जी. उनके दिमाग में आएगा कि डॉक्टर साहब पूरा ही श्रिंक कर दीजिए, फिर क्या जरूरत है सर्जरी की। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है सर. करेक्ट। करेक्ट मैम। फिर अभी आपने पीछे भी एक बड़ी अच्छी चीज कही, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वाली, कि यू विल कैलकुलेट कि कितनी कीमो, कितना रेडिएशन और कितना सर्जरी, क्योंकि आपको ऑर्गन भी प्रिजर्व करना है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करनी है पेशेंट की। सो देयर आर एन That नंबर is थिंग। the most important thing, sir. हमारा परफेक्ट। treatment is one aspect of it, but quality of life is the most important. इज द मोस्ट Whatever we do to the patient, अगर हम उसको उसकी quality of life उसको maintain नहीं कर पा रहे, या उसको एटलीस्ट इक्विवेलेंट लेवल तक नहीं ला पा रहे, तो फिर हमारे ट्रीटमेंट को कोई सक्सेसफुल नहीं बोल सकते हैं. नहीं बोलेगा। एब्सोल्युटली। दोस्तों ठीक है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक वीडियो पॉडकास्टिंग हो रही है एक सीरियस टॉपिक के बारे में, कैंसर के बारे में, हेड एंड नेक कैंसर के बारे में। लेकिन यहाँ पर मुझे ख्याल आ रहा है कि जो जितने भी सर्जन्स होते हैं, क्योंकि ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी भी कुछ सर्जरीज हुई हैं, हर एक किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ये जो सर्जन्स होते हैं ना, ये बेसिकली पेंटर्स होते हैं, कलाकार होते हैं। दे इवन
एक बार मुझे याद है कि बहुत छोटी सी कोई चीज थी और मेरे को पट्टी की गई थी, बैंडेज लगाई गई थी, ड्रेसिंग की गई थी। एंड मैंने आराम से उनको बोला कि अरे कर दीजिए ऐसे करके। तो नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, विल डू इट प्रॉपरली। और उन्होंने एक मतलब डिजाइन की तरह से उसको ऐसे बांधा वैसे बांधा। मैंने कहा ये तो आप सारी आर्ट बना रहे हो। कहता नहीं, हम ऐसा ही है, मतलब वी हैड बीन टॉट लाइक दिस ओनली, दैट वी Yes. नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो वी डू इट मोस्ट प्रॉपरली। ऐसे हम गंदे तरीके से पट्टी भी नहीं बांध सकते। सो दोस्तों, मैंने ये चीज मेंशन क्यों की? मैंने इसलिए मेंशन की कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना उनका प्रीमियम प्राइमरी मोटो होता है। उसको ध्यान में रखते हुए, टॉप पे रखते हुए, उसके बाद वो सारी फैक्टर्स में जाते हैं कि कितना करना है, कैसे करना है, क्या कीमो, क्या सर्जरी वगैरह। Yes. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगेन हमारे दोस्तों के लिए मैं जानना चाहूंगा कि आप सर्जरी के लिए, चलिए मैं मानता हूं हम उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर की सर्जरी, 5 सेंटीमीटर की सर्जरी, 10 सेंटीमीटर की सर्जरी, हाउ डू यू चूज अ पेशेंट फॉर सर्जरी? कैसे चूज करते हो? फिर उनके क्या क्या टेस्ट कर लेते हो और डिसाइड करते हो कि ऑल राइट, ये पेशेंट जो है ये मेरी इस सर्जरी से 90% 80% रिस्पॉन्स आएगा, ठीक हो जाएगा। हाउ डू यू चूज? तो अगर हमारे ओपीडी में कोई पेशेंट आया है जिसको मान के चलिए मुंह में छाला हो रहा है, जी। सो सबसे पहले हम वी विल असेस, हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड आफ्टर दैट वी गो अहेड एंड एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि ये क्या लग रहा है, कैसा छाला है। एंड देन दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है सर टू कम टू अ कंक्लूजन कि क्या डायग्नोसिस है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट। तो वो दो चीजें हैं, एक तो है बायोप्सी, because ओके। without a biopsy we can't go ahead and treat any patient without knowing कि ये किस चीज की खराबी है। once we know कि biopsy में खराबी आई है, then we go ahead and go and do an imaging। imaging मतलब रेडियोलॉजी में इधर हम एमआरआई कराएंगे या सीटी स्कैन सिटी कराएंगे उस स्कैन। एरिया का, तो पता करने के लिए कि क्या एक्सटेंट है, अंदर कितना फैला है, गले में फैला है, छाती में फैला है। once all that is done, we have a tumor board meeting, that is a multidisciplinary approach। मतलब हम अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट। है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट, एवरीबडी विल कम टुगेदर, दैट्स अ ट्यूमर बोर्ड काइंड ऑफ अ मीटिंग वेर वी डिस्कस द पेशेंट कि इनके लिए क्या बेस्ट होगा, व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट, प्रोटोकॉल के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से इनको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड उनकी इमेजिंग एंड उनका क्लिनिकल पिक्चर से हम ये डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि ओके, ये पेशेंट को टंग पे छाला है, इसके लिए बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा सर्जरी, फॉलोड बाय अ फाइनल रिपोर्ट, दैट इज अ फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। उसके आधार पे आगे और एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या नॉट, दैट वी विल बी डिसाइडिंग इन द लेटर स्टेज। बट ओके। राइट नाउ द प्लान इज मेड दैट ही नीड्स सर्जरी। देन वी गो अहेड एंड एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि आपको सर्जरी के द्वारा हम ये ट्रीटमेंट देंगे एंड कैंसर को जड़ से हटाएंगे। मैं समझ दिस गया इज आपकी आवर बात मैम। ओवरऑल पिक्चर। या ओवरऑल पिक्चर। वैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत क्लियरली, बहुत सरल भाषा में बता दिया है। फिर भी मैं दोस्तों आपके एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने आइडेंटिफाई कर लिया, बायोप्सी कर ली, सीटी स्कैन कर लिया, उसके बाद एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग बैठती है जहां पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल एवरीबडी, ऑन्कोलॉजिस्ट, यस। स्पीच थेरेपिस्ट, सब लोग बैठेंगे। यस। वो तय करेंगे कि हमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, अच्छा क्या रिस्पॉन्स भी लेना प्रोटोकॉल है। है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, गाइडलाइन क्या है, एंड देन वी डिसाइड द ट्रीटमेंट एंड देन वी गिव द ट्रीटमेंट। करेक्ट। सो दोस्तों, ये पूरा मेथड बहुत क्लियर है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत डिटेल्ड है। तो सारे के सारे स्पेशलिस्ट मिलकर आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी अपना ध्यान लगाते हैं, पूरा उसे बहुत माइन्यूटली मैनेज करते हैं। तो जब भी हम इस तरीके के हॉस्पिटल में या इस तरीके के डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वी आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सेफ। हम उनके हाथों में बिल्कुल सेफ होते हैं। आप उन पर भरोसा कीजिए। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके मैम, बात सर्जरी की हो रही है। सर्जरी तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में होता है कि खोल दिया जाए, मतलब अगर हेड एंड नेक है तो जी ओपन। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। मुझे थोड़ा सा
एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताइए, जिसको लोग कहते हैं कि वो नॉन इन्वेजिव है, इन्वेजन नहीं होगा और आराम से हो जाएगी. सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. It is not a non-invasive procedure, it is a minimally invasive मिनिमल. procedure. ऑलराइट. Yes. So where we use like an endoscope or via a help of a robot, now that is called as a robotic surgery. So रोबोटिक ये सर्जरी. सारी चीजें हम तब यूज करते हैं जब हमारे मुंह के पीछे वाले भाग में या लैरिंग्स में छाला है जो कि छोटा है एंड जो कि इजीली एक्सेसिबल है वाया एंडोस्कोप और अ रोबोट एंड देन वी रिमूव इट. इस सब में हमारा जो मॉर्बिडिटी होता है, मतलब जो सर्जरी के बाद के जो छोटे मोटे तकलीफें रहती है, गले में दुखना या पाइप्स लगना, ये वो, दैट हम उसको कम कर सकते हैं. अभी के इसमें एडवांसेस इतनी आई हैं कि सर हम एंडोस्कोप द्वारा या रोबोट द्वारा थायराइड सर्जरी भी कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट अ वेरी स्मॉल मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर जहाँ पे बिल्कुल छोटे ही इंसिजन में पूरा का पूरा प्रोसेस हो सकता है. वाओ. तो अगर मेजर सर्जरी और जो एंडोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी आपने जो कही, यस. अ, उनके फायदे आपने क्लियर कट बताया कि बहुत ज्यादा इन्वेजन नहीं है, बहुत ज्यादा काटापीटी नहीं है और पेशेंट की यस. क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है. या. मैम, सब लोगों की जानकारी के लिए ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब लोगों के दिमाग में आता है. ओपन सर्जरी कर रहे हैं हम और रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट में, डोंट गिव अस अ नंबर, लेकिन इनकी कॉस्ट में कुछ मतलब ज्यादा फर्क यस सर, है देयर या इज अ ज्यादा फर्क डिफरेंस, है? कॉस्ट में फर्क आता है. हम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिस दैट वी शुड हैव अ रोबोट इन दैट हॉस्पिटल सेटिंग. ओके. there needs a special robot which is a very expensive equipment in itself, जो ओके. ये वाली सर्जरीज में हम यूज करते हैं. तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज्यादा है. लेकिन एंड एज ऑफ नाउ इंडिया में बहुत फ्यू सेंटर्स है जहाँ पे ये बहुत इजीली अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेंटर्स नहीं है. यस, मेजर सिटीज आर डेफिनेटली डूइंग इट, बट as of now in Indore we have a robot facility, but yes, it is on an expensive side. मैम, ओके, आई गेट इट. रोबोटिक सर्जरी इज बिकमिंग पॉपुलर नाउअडेज. आपने जैसे Yes, बताया कि जितने भी yes, मेजर सिटीज हैं और उसमें भी जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें yes, रोबोटिक सर्जरी को बहुत ज्यादा प्रमोट yes, किया जा रहा है क्योंकि वो यूजफुल है. इंपॉर्टेंट थिंग yes. है कि वो यूजफुल है. क्योंकि उसका जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है या साइड इफेक्ट्स है वो बहुत बताई जा सकते हैं. कंपेयर टू द ओपन सर्जरी इट इज क्वाइट लेस. अमेजिंग. जिस ऑर्गन को हम टारगेट कर रहे हैं उस ऑर्गन के लिए. मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया. मैं आपकी बिल्कुल बात या. समझ गया. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई जस्ट हैड बीन रीडिंग समवेयर, अभी कुछ इम्यूनोथेरेपीज जैसी आ रही हैं जिसमें वो यस. हमारे ही शरीर के इम्यून सिस्टम को तैयार यस. करते हैं लड़ने के लिए, टारगेट करते हैं. यस. टारगेट करते हैं. सिमिलरली सर्जरी में जैसे ओपन सर्जरी कर रहे थे, अभी रोबोटिक सर्जरी आ रही है. एक बार को सुनने में लगता है कि वेल कोई रोबोट हमें ऑपरेट करने वाला है, डॉक्टर कहाँ है? लेकिन नहीं दोस्तों, समझने की जरूरत है. यस. डॉक्टर के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट एक अगर हम माइथोलॉजी की तरफ जाएं तो एक वो अ, धन्वंतरी जी के हाथ में जो मेडिसिन का एक घड़ा रहता है ना, वो कुछ उस तरीके यस. की चीज है. वो रोबोट हमारे डॉक्टर्स के हाथ में वो चीज है. So operate डॉक्टर ही करता है. The movement is with the doctor. Just the arms is for the robot. ऑलराइट, ऑलराइट. टू बी मोर Yeah. प्रिसाइज. और जाहिर सी बात है, जब ये होता है तो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना होता है, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और बिना प्रैक्टिस के दे कांट टेक अ रिस्क टू डू दैट. ऑफ कोर्स Yes. उनके लिए एक एक पेशेंट बहुत प्रेशियस होता है, बहुत कीमती होता है. बात कॉस्ट की नहीं है, बात जिंदगी की होती है, जीवन की होती है. अमेजिंगली ब्यूटीफुल. सर्जरी की बात हो रही है, थोड़ा सा एक एक आदमी घबरा जाता है. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हो, कौन सी चुनौतियां हैं जो आप सर्जरी के दौरान फेस करते हो या सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद, मतलब ओवरऑल व्हाट आर द Okay. चैलेंजेस व्हिच यू फेस डे इन डे आउट? So starting from to tell the patient and for patient to accept that patient is having a kind of cancer as a disease is a, I think it's not challenging for me jitna wo patient ke liye I ऑफ कोर्स. feel it is difficult for them to accept it. And once they accept it, I feel that
nobody for my patients, because for me they are very dear. I feel that how brave they are, that they are accepting it and they are acknowledging it and they are going ahead and getting themselves cured. कि वो खुद इतना धैर्य दिखा के उसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर फॉलो अप में भी आते हैं. सो आई फील कि ये चैलेंजिंग जितना मेरे लिए है, आई थिंक 100 टाइम्स चैलेंजिंग ये उन पेशेंट्स उनके के लिए है जो ये एक्सेप्ट करके कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं. एंड सर कैसा है, इट्स एन हेड एंड नेक प्रोसीजर. सो देयर इज गोइंग टू बी सम डिफिकल्टी, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी निगलने में, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी बात करने में. Immediately after surgery there are tubes in the nose, then drains लगते हैं, but they all come out of it so beautifully that मुझे लगता है कि चैलेंज हमारा लिए नहीं है. It's not our challenge. I feel it is something which patient is accepting it and taking it so beautifully that they come out of it in the end कि हाँ they did it. So yes, एब्सोल्युटली there is a difficulty, there is a difficult phase during treatment, but once it's done, मैं मेरे सारे पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि एक बार जब ये हो जाएगा ये फेज, ये आपके लाइफ का 1% रहेगा. When you go ahead, all this is just going to be 1% of your difficulty. So, वाओ! but then it's not me who is taking the challenge, it's them actually. बहुत खूब, बहुत खूब। Yeah. आई हैव बीन बिकॉज़ मैं कनेक्टेड रहा हूँ इस फील्ड से मैम और जितने भी डॉक्टर्स से मिला सभी लोग इतने ज़्यादा हमेशा मृदुल रहे क्योंकि उनका कंसर्न हमेशा से यही रहता है कि पेशेंट्स एकदम वही क्वालिटी ऑफ लाइफ इवेंचुअली घूम के आती है कि पेशेंट जो है वो बहुत खुश-खुश ज़िंदगी बिताए और जैसा अभी आपने उसको रादर नंबराइज़ कर दिया कि भाई 1% व्हाटएवर इट इज़ हैपनिंग Yeah. राइट नाउ जो भी काट-पीट हो रही है, ट्यूब्स Yes. एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी जस्ट 1% ऑफ देयर लाइफ। Yeah. बाकी की उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है। Mm. ये सब कुछ 1% है, कुछ ही समय में Yeah. निकल जाएगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आई मस्ट एप्रिशिएट एंड कांग्रेचुलेट यू क्योंकि Thank you. पेशेंट को डॉक्टर के साथ एकदम कंफर्टेबल होना, उसके Yes. साथ मिलजुल के अपनी जो भी इशू है, जो भी लड़ाई है उसको लड़ना और आपने बताया उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल होता है। Yeah. लेकिन मुझे नहीं लगता मैम कि आपके लिए कुछ भी कम मुश्किल होता होगा। आप भी उस लड़ाई में उनके पूरे साथ हैं, तो Yes. मुश्किल तो आपके लिए That भी is true, बराबर ही sir. होता होगा। उनका पेन होता है सर, because after all, it is my duty to make them all right, and एब्सोल्युटली, it is my responsibility कि वो तुरंत आफ्टर सर्जरी वो इमीडिएटली जैसा उनका बात करने का था, स्पीच का थेरेपी एंड देन swallowing and then they come on their feet, they start walking, talking, moving around. So yes, there are challenges, but then that is what our duty is to serve to them. So एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। दोस्तों, तो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप जस्ट इन केस ईश्वर ना करे पहली बात तो, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है, yeah, तो आप डॉक्टर महाजन के हाथों में बिल्कुल सेफ हैं। yeah, शी इज एन एक्सपर्ट इन हर जॉब, अपनी चीज को जानती हैं, व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग, वो क्या कर रही हैं और बहुत ज्यादा पेशेंट सेंट्रिक है। वो जानती है पेशेंट को क्या तकलीफ है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी डॉक्टर महाजन के साथ है। ओके डॉक्टर साहब, जो लास्ट में आपने कहा वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस चीज का भी ख्याल आपको रखना होता है। yes, तो चलिए आइए बात करते हैं रिक्रिएटिव सर्जरी की। ओके yes. सो जहां तक रिक्रिएटिव सर्जरी की हम कहें तो कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे, जैसे क्योंकि जाहिर सी बात मैं मानता हूं जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बात करी, कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं हेड एंड नेक में ही और उनकी अलग अलग तरीके की एक्सटेंसिव, नॉन एक्सटेंसिव, 1 2 3 4 उनके प्रकार होते होंगे। I understand. हाँ, Yeah. तो जो रिक्रिएटिव सर्जरी है वो सबसे एप्रोप्रिएट कहां पर काम करती है, कितनी सक्सेसफुल है और कहां कहां यूज हो सकती है रिक्रिएटिव सर्जरी? Okay. So जहाँ से मेरा ट्रेनिंग हुआ है अमृता हॉस्पिटल कोची, जो हम एमसीएच की डिग्री पाते हैं उसमें सिर्फ हम हेड एंड नेक सर्जरी का ट्रेनिंग नहीं लेते हैं. दैट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन द एंटायर ऑफ इंडिया जो अलोंग विथ हेड एंड नेक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की भी हमको ट्रेनिंग देते हैं. वाह, दैट इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज इन द फॉर्म ऑफ एनी फ्लैप्स, दैट इज फ्री फ्लैप,
जो कि पैर से या हाथ से हम फ्लैप लेके जहाँ पे भी डिफेक्ट है हम वहाँ पे उसको जोड़ते हैं, सो दैट अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज स्पीच, स्वॉलोइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेंटेन कर पाए। इन केस कोई पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ फ्री फ्लैप सर्जरी वी हियर इन चौइथराम डू रीजनल फ्लैप्स, दैट इज लोकल फ्लैप या रीजनल फ्लैप की आसपास की ही कोई चमड़ी को हम घुमा के उस डिफेक्ट में डालते हैं, सो दैट वो जो शेप अगर खराब हुआ है तो हम उस शेप को वापस से वैसे ले आए, जो कि अगर अगर मैंडिबल है, जैसे हमारी ये नीचे की हड्डी का ऑपरेशन है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको बोन फ्लैप लगाएं। इन केस कभी कभी बोन फ्लैप, फ्री फ्लैप इज अ लिटिल एक्सपेंसिव procedure and it प्रोसीजर। is a little complicated procedure and patient is not willing या patient के लिए इट इज नॉट फीजेबल एट दैट टाइम, तो हम फिर लोकल फ्लैप लगाते हैं। बट हमारा मेन गोल यही रहता है कि आफ्टर सर्जरी वंस द कैंसर इज आउट द शेप इज मेंटेन सो दैट ही कैन ईट, टॉक एंड वॉट एवर इन हिज फ्यूचर ही हैज दैट काइंड ऑफ फेस, सो दैट वो अपने आप को कहीं पे भी कम फील ना करे एंड ही इज आउट देयर फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। इन सेम सेटिंग अगर हम टंग की सर्जरी कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम वापस से ऐसा फ्लैप लगाए जो उस टंग को वापस वैसा ही शेप लेके आए, जिससे उनका स्पीच एंड स्वॉलोइंग अफेक्ट होगा, लेकिन नॉट टू अ वेरी बैड एक्सटेंट। ओके मैम, दैट इज वैसे व्हाट तो इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अबाउट। ओके ओके मैम, एक टर्म जो बार बार आपने यूज किया है, आई एम इंट्रिग्ड, फ्लैप, यस, उसको थोड़ा सा सरल भाषा में बता दीजिए जिससे सब लोग समझ जाएं व्हाट एग्जैक्टली ओके। फ्लैप इज। सो फ्लैप का ये मतलब होता है कि हम कहीं से एक पीस ऑफ टिश्यू दैट इज अ पीस ऑफ स्किन या मसल को हम ट्रांसफर करें उस डिफेक्ट में जो सर्जरी ने क्रिएट किया है, जो कैंसर की सर्जरी ने क्रिएट किया है। सो बाय डूइंग दैट हम जो डिफेक्ट बना है हम उसमें एक फ्लैप को ऐड करेंगे जो कि शेप मेंटेन करेगा एंड शेप के साथ फिर जो दूसरे फंक्शंस उसके साथ आते हैं जैसे स्पीच, स्वॉलोइंग, वो सब उसके साथ इन जनरल हम पेशेंट को अच्छे से मेंटेन कर पाए। सो फ्री फ्लैप इज अ फ्लैप वेयर हम हाथ से चमड़ी उसकी ब्लड वेसल्स के साथ लेंगे एंड हम उसको टंग में लगा के नेक की ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ओह माय दैट इज गॉड। अ फ्री फ्लैप सर्जरी। यस, एंड दैट इज व्हाट आई हैव आल्सो बीन ट्रेन्ड इन, मैं ये खुद करती हूँ। जी जी In जी। case that is an expensive procedure, little complicated, अगर वो पेशेंट को feasible नहीं है, then we take another flap called that regional और local, मतलब हम आसपास के एरिया से हम उसी को टर्न करके वहां लगाएंगे विदाउट ओके। ऑल दैट जोड़ना ऑफ वेसल्स, सो अच्छा। दैट वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा एंड उसकी जो आउटकम आएगी वो सिमिलर टू फ्री फ्लैप आएगी। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो यहाँ की स्किन को या बस हम उल्टा करके यहाँ लगा देंगे ऐसा। यस, हम अंदर घुमा के उसको उस डिफेक्ट में घुमा सकते हैं, सो दैट इंस्टेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम हियर हम यहाँ कहीं से या चेस्ट से घुमा सकते हैं, सो दैट कॉस्ट भी कम आ जाएगा एंड वी विल गिव सम कनेक्टेड भी रहेगा, रिकंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। यस, या वो कनेक्टेड भी एंड टाइम रहेगा। ऑफ द सर्जरी इज ऑल्सो लेस। बट वाह। अगेन अगर आप पूछोगे विच इज अ गुड वन, सो फ्री फ्लैप इज द बेस्ट बिकॉज उसका आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा रहता है सर। अच्छा। बट येस, अगेन feasibility कॉस्ट इज एन इशू, देन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि रीजनल फ्लैप्स है, आसपास से ही हम उसका टर्न ट्विस्ट करके लगा सकते ओके ओके ओके, आई गेट यू, आई गेट यू। हैं। या इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ कोर्स, लेकिन या हमें इट इज हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए डॉक्टर महाजन इज देयर। या She had been properly trained there in Kochi, यस, specifically, and in the best institution of India, जहाँ पर या recreative, right, ma'am? रिकंस्ट्रक्टिव, Reconstructive surgery में रिकंस्ट्रक्टिव, है। या तो let her do her job, उनको उनका काम करने देते हैं, और हम ठीक है, या हम खातिर जमा रख के आराम से टेंशन फ्री होकर we can stay there. All right. यस, तो डॉक्टर साहब, अगर यहाँ तक हम आ गए, अगर वापस से एक बार पूरा देखें, अगर प्रीव्यू करें, हमने आइडेंटिफाई किया, ये देखा कि 1 सेंटीमीटर का अगर हम स्पेस छोड़ के सेफ एरिया हम ऑपरेट या करेंगे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल हो जाएंगे, कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल हो जाएंगे, स्पीच यस, थेरेपिस्ट आ जाएंगे,
सब लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब जो है वो आ जाएंगे कि ठीक है, इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को Yes. ऑल सपोर्ट वाली बात भी हो जाती है। एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात हो रही है कि ठीक है वो बोल Yes. पाए, वो दिखे ठीक, Yes. क्योंकि इट इज Yes. इम्पोर्टेंट, सोशल स्टिग्मा हो Yes. जाता It is important. Yes. है। वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेंगे तो दे विल नॉट फील कंफर्टेबल अबाउट देयर Yes. लाइव्स। Yes. तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गिव दैट। तो यहां तक अगर हम आ गए हैं डॉक्टर साहब, तो अब बस एक सवाल आ जाता है कि ये सब कुछ हो गया, अब रिकवरी में कितना वक्त लगता है मैम? मैं मानता हूं छोटे से लेकर बड़े में फर्क होगा, किसमें Yes. शायद एक Yes. महीना, किसी में शायद ज्यादा, बट आई डोंट नो Yeah. अबाउट दैट। इंडिकेशन वाइज अगर हम So बात करें, किसमें कितना वक्त लगता है मैम? जब हम ऑपरेट करते हैं इन इफ इट्स इन माय सेटिंग देन हम विद इन अ वीक 4-5 डेज फिर 5 to 7 डेज में हम घर भेज देते हैं पेशेंट को बट ओके। यस उसके बाद रिकवरी इज ग्रेजुअल इट टेक्स अराउंड 4 वीक्स फॉर कंप्लीट रिकवरी जिसके अराउंड 10-15 डेज में वो मुंह से खाना शुरू कर देंगे स्पीच तो वो वैसे ही शुरू कर देते हैं विद इन 2-3 डेज ओनली बट यस मुंह से खाना एंड कंप्लीट रिकवरी स्टिचेस रिमूवल एंड ऑल दैट मान के चलिए कि अराउंड 2 to 3 weeks at the most. But the treatment doesn't stop here, sir. Depending on what we have removed, उसका जो final report आता है, that जी is a जी। histopathy report. उस पे हम्म। हम डिसाइड करेंगे कि इनको एडजुवेंट इसका मतलब सर्जरी के बाद आगे कोई ट्रीटमेंट की देना जरूरत है है या या नहीं देना नहीं है यस सो इन केस दैट इज द थिंग कि अगर उनको जरूरत पड़ती है रेडिएशन की या रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी की तो वो अराउंड 4 वीक्स में शुरू हो जाना चाहिए है? ओके ओके। मोटे मोटे या तौर पर आपने डॉक्टर साहब ये बताया कि कोई भी पेशेंट अगर, मतलब कोई भी है, एक जानकारी के तौर पर बात कर रहे हैं, तो एक पीरियड लेके चल सकते हैं 10 to 15 days, राइट? Yes, 10 to 15 days में once they are discharged from home and they come back for review after 1 week, I think mota mota they should be all good with their sutures are removed, their nose tube is removed, they can talk and all, so it should be okay. ओके ओके ओके, कूल, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। और ठीक है, अब सर्जरी है, आफ्टर ऑल उसमें जो भी पेन Yes, इन्वॉल्व होगा वो होगा, yes, तो yes, यू कांट डू दैट। हाँ ठीक है, yeah, आज के डेट में पेन मैनेजमेंट इज अ बिग बिग फील्ड, yes, और जाहिर सी बात yes, है डॉक्टर्स ख्याल रखते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगेन यहाँ पर आ रही है कि yes, पेशेंट एम्बुलेटरी रहना चाहिए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ yes, जेन रहनी चाहिए, हर समय वो दर्द में कराहे नहीं, चीखे नहीं, तो उन सब चीजों का बहुत जरूरी है जी डॉक्टर सर ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। yes, yes. मैम थैंक यू सो वेरी मच। अब मुझे ये बताइए मैम कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, इसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है? बिकॉज सभी लोग जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, व्हाट न्यू टेक्निक्स आर कमिंग, कुछ और टेक्निक्स जिन पर काम हो रहा हो, लेट्स से 5 साल के बाद हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी कहां पर देखी जाएगी? I think with new age of immunotherapy, that is the medical oncology field, immunotherapy, things are changing. There might be a good way to say that अगर इम्यूनोथेरेपी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है या फ्यूचर में उसमें और एडवांसेस आ जाते हैं सो देर आर ट्रायल्स जो हमारे सेटिंग में चल रहे हैं टू ट्राई एंड गिव इम्यूनोथेरेपी एज early as possible so that we can achieve थोड़ा सा ट्यूमर श्रिंकेज या हाउ ट्यूमर इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट immunotherapy and probably they might not need a surgery or they might need a lesser amount of surgery so that ओके is one aspect of it another aspect is yes again robotic surgery becoming more easily available to all the patients एंड उसका जो ओपन सर्जरी का जो अननेसेसरी मॉर्बिडिटी होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए एंड द थर्ड थिंग इज आई थिंक दैट फ्री फ्लैप इज समथिंग विच शुड बी available to almost all strata of patients irrespective of cost so I feel if that is achieved then the quality of life what we can give to all patients will be almost equal so I feel these 2-3 things we can modify in the future depending on how government ओके। helps. तो मेजरली जो मेरे को समझ में आया डॉक्टर साहब वो ये कि अगर सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी के फ्यूचर की बात करें, तो मोर एंड मोर रोबोटिक टेक्निक्स विल कम इन, Yes, बहुत yes. प्रिसाइज बात होने लग जाएगी, और Robotic या endoscopic techniques might
come in, that कम will है, be much more beneficial. Laser assisted surgeries are coming up. राइट, So हाँ, मैं there वो is a bright future. Yes. जी, जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि मतलब और लेस पेनफुल या बहुत छोटे Yes. से टाइम में ही हो जाने वाली Yes. Yes. ऑर्गन प्रिजर्विंग बहुत इस तरीके की प्रिसाइज सर्जरीज आ जाएंगी रोबोटिक सर्जरीज के बाद Yes. कि Yes. डॉक्टर्स के लिए टाइम भी बहुत सारा बचेगा, उतना इन्वेजन भी नहीं होगा, पेशेंट को उतना पेनफुल भी नहीं होगा। Yes. यही Yes. टेक्निकल डेवलपमेंट होने वाले हैं फ्यूचर में, आप ऐसा ही कह रही हैं मैम, राइट? Yes. ओके, Yes. फैंटास्टिक। चलते चलते मैम मुझे ये बता दीजिए कि जस्ट ठीक है, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए कि आपके पास हमें आना ना पड़े। I believe that I tell my patients and I want to tell this message to everybody कि जब आप हमारे पास आते हैं तो एक रीजन से आते हैं just to hear that they don't have this kind of disease or this and that. लेकिन I would tell them कि किसी चीज का परहेज मत करिए, जो मन है खाइए, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ के. So that is my request to the youth of India and to the people who are having these habits कि it is very important कि हम इस चीज को कंट्रोल में लाए, काबू पे लाए, बिकॉज हमको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स कितना है. अगर हम आपको एक मोटा-मोटा स्टडी के हिसाब से आपको समझाएँ इन साइंटिफिक टर्म्स, तो अगर मैं आज तम्बाकू छोड़ देती हूँ खाना, तो मेरा एंड जो नॉर्मल जिसने कभी तम्बाकू नहीं खाया है, उसका जो अंदर का चमड़ी है या अंदर की जो बायोलॉजी है, उसको नॉर्मलाइज़ होने में 20 इयर्स का समय लगता है. सो ओके, देयर इज़ नथिंग, ये लाइन के अलावा मैं और कुछ किसी को कहना नहीं चाहूँगी कि दिस इज़ हाउ मच टाइम इट टेक्स, दिस इज़ हाउ बैड इट इज़ टू हैव हैबिट्स. ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ ऑफ इंडिया कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ना करें एंड अपने हेल्थ के लिए थोड़ा-सा बेटर अप्रोच लें. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आपके जो पेशेंट्स हैं या जो भी प्रोस्पेक्टिव हैं जो अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? I would tell them that I'm sitting in Choitram Hospital. आपको कभी भी कुछ इश्यू है, यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट मी. अगर आपको आपकी बीमारी के बारे में समझना है तो प्लीज आइए, मुझसे समझिए. जो ट्रीटमेंट जरूरी है वो लेना है. हम इस बीमारी से भाग नहीं सकते हैं. सो जो जी, ट्रीटमेंट लेना है वो करना पड़ेगा. उसके लिए थोड़ा-सा ब्रेव होना पड़ेगा, बट येस, ट्रीटमेंट पॉसिबल है. आज के डे एंड एज में वी कैन ट्रीट यू एंड यू कैन बी कैंसर फ्री. सो डरने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट थोड़ा-सा हिम्मत करके हमको ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है. अमेजिंगली ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, डॉक्टर अवनी महाजन, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, जिन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल की, ट्रीटमेंट की सारी एजुकेशन हासिल की, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, रादर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द Yes. बोलना ठीक नहीं होगा, इट इज द बेस्ट नहीं, इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ आर मेनी अदर्स, बट येस, अमृता इज रियली गुड. अमृता हॉस्पिटल कोचिन से उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस की, उन्होंने सारा सीखा है। तो वी आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सेफ इन आवर हैंड। चौइथराम हॉस्पिटल इंदौर में डॉक्टर अवनी सेवाएं दे रही हैं। वी कैन ऑलवेज गो आउट देयर एंड मीट हर। जानकारी के लिए भी हम मिल सकते हैं। वी कैन डेवलप अ रिलेशनशिप, अ ट्रस्ट। ठीक है, हमारे अगल बगल हमारे जानकार में कहीं कोई इशू हो सकता है, सो वी कैन ऑलवेज कंसल्ट हर। Yes. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. आप हमारे Thank इस you. प्रोग्राम में आने के लिए राजी हुए, आपने टाइम निकाला। देर आर एन Thank नंबर you. ऑफ मिथ्स जो कि कंफ्यूजन्स थे, जो आज दूर हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी Thank you. चीजें क्लियर हुई होंगी। सर्जरी में रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन, जो Yeah. एडवेंट है, डेवलपमेंट है, वो लोगों को आज मालूम पड़ा होगा। डॉक्टर अवनी, थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. आप हम सबका Thank बहुत ज्यादा you. ख्याल रख रहे हैं मैम। थैंक यू वेरी मच, प्लीज Thank टेक you. Thank you so much. Take care. Thank you.